नमस्कार, मैं सुशील शुक्ला। आप देख रहे हैं फतेहपुर वार्ता। आज हमारे बीच आ चुके हैं डॉक्टर के.एन. सिंह, पुलिस योजना निदेशक लखनऊ से, जो आज किस तरीके से मनुष्य छोटी छोटी बीमारियों से बच सकता है और किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकता है, इस पर चर्चा होगी। और साथ ही पुलिस व्यवस्था कैसे व्यवस्थित रहे और किस तरीके से पुलिस व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के तरीके होते हैं, वो भी बताएंगे। आइए परिचय करवाते हैं आपसे। सर, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर के.एन. सिंह, पुलिस योजना निदेशक, उत्तर प्रदेश पुलिस, लखनऊ से हूँ। और सर, आपका जनपद फतेहपुर में आने का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनपद फतेहपुर में सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश शासन के आदेश से पुलिस मुख्यालय ने सभी जनपदों में आदेश प्रेषित किए हैं, जिसमें निचले स्तर से सिपाही से लेके उच्च अधिकारियों तक सभी की सकारात्मक, नकारात्मक एवं आपराधिक मानसिकता का परीक्षण किया जा रहा है। समस्त जनपदों में आदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्त आदेश दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि आपराधिक मानसिकता का है तो उसे बर्खास्त किया जाएगा। उसी परिप्रेक्ष्य में ये कार्यक्रम है। पुलिस स्टाफ के स्वास्थ्य रक्षा और कल्याण संबंधी भी आदेश हैं, जिनके लिए मैं फतेहपुर आया हूँ। अच्छा सर, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो भी आपराधिक प्रवृत्ति का या आपराधिक सोच का है उसको तुरंत बर्खास्त किया जाएगा, तो किस तरीके का अपराधी होगा? वो पुलिसकर्मी जिसकी आप बात कर रहे हैं वो किस प्रकार का होना चाहिए? किस तरीके का अपराधी माना जाएगा? जो भी व्यक्ति अपराधियों से साठगांठ रखता है, अपराधियों को संरक्षण देता है, साधारण और पीड़ित व्यक्ति को न्याय न दिलाते हुए बचाव पक्ष का बचाव करता है और उसके साथ पीड़ित व्यक्ति के साथ अन्याय करता है, वो आपराधिक मानसिकता का है। दूसरा, वो नकारात्मक मानसिकता का वो व्यक्ति जो किसी भी काम के लिए पहले ना कहता है और दबाववश हाँ कहता है या बहाने करके कार्य को नहीं करता है, सरकार के आदेशों का पालन नहीं करता है। ऐसे व्यक्ति को भी दंडित किया जाएगा और सकारात्मक सोच वालों को चिन्हित किया जाएगा। यही कार्यक्रम नई भर्ती के लिए भी लागू है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड में भी आदेश गए हैं। वो भी मेरी देखरेख में है, जिसमें नए अभ्यर्थियों का इस तरह मानसिकता का साइकोलॉजी टेस्ट होगा, मानसिकता का परीक्षण होगा। जैसा कि सर आप कह रहे हैं कि ये जो है, जो भी आपके जानकारी है या जिस तरीके से पुलिस कर्मियों को परीक्षण किया जाएगा या जो भी उनकी स्वास्थ्य की जांच होगी, जो भी होगा, ये आपको जानकारी कैसे उपलब्ध होगी? क्या है इसके पास? आपके पास कोई टीम है या कोई मशीनें? क्या क्या उपकरण है? कैसे आपको सारा डाटा उपलब्ध होगा? देखिए, मानसिकता का परीक्षण वो पुराने ज़माने की कहावत है कि व्यक्ति के मिलने से उसके गुणों का पता लगता है। उसके बाद उसके बारे में अन्य व्यक्तियों से जिनसे वो बराबर मिलता रहा है, बर्ताव कर रहा है, उनसे पता लगता है। तीसरा वैज्ञानिक उपकरण है, लाई टेस्ट है, नार्को टेस्ट है, ब्रेन मैपिंग है और तमाम साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं, जो डिफेंस में एसएसबी सिलेक्शन बोर्ड है। मैंने 6 बार एसएसबी क्वालिफाई किया है तीनों फोर्सेस के लिए, और मेरे ट्रेंड काफ़ी लोग हैं फोर्सेस में। तो साइकोलॉजी टेस्टिंग के बहुत उपाय हैं, जिसमें मैंने बहुत कार्य किया है और इसके लिए जनता से और सामाजिक सेवी लोगों से, समाज सेवी संस्थाओं से जानकारी प्राप्त कर रहा हूं और किसी निर्दोष पुलिसकर्मी को दंडित नहीं किया जाएगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। चलिए, अच्छी बात है। जैसा कि आपने कहा कि किसी भी निर्दोष व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा, परेशान नहीं किया जाएगा, ये आपने प्रतिज्ञा ली है, ये अच्छी चीज़ है।
पुलिस के प्रति लोगों की मानसिकता पॉजिटिव होगी और कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में पब्लिक के मन में रहता है कि पब्लिक को पुलिस फालतू परेशान करती है, तो इससे काफ़ी राहत मिलेगी जनता को। लेकिन मैं एक चीज़ सर आपसे ये और जानना चाह रहा हूँ, क्या जो भी पुलिसकर्मी है वो हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर कोई भी है, वो कितने समय तक एक थाना या एक चौकी में रह सकता है? ये देखिए, थाना स्तर पर तो ये है, ज़्यादातर पोस्टिंग 3 साल की है, एक जनपद में 6 साल, उससे ज़्यादा नहीं कोई रह सकता है। यदि रहता है तो वो गैरकानूनी है और उसे स्थानांतरित ट्रांसफ़र किया जाता है। सर, अगर कोई थाना अध्यक्ष हैं और वो एक थाने में कितने समय तक रह सकते हैं? थोड़ा सा आप जो है हमारे दर्शकों को ये सिद्ध करें। साधारण तौर पर तो 3 साल की पोस्टिंग सभी सरकारी कर्मचारियों की मानी जाती है, लेकिन पुलिस में विभिन्न शिकायतों और विभिन्न कारणों से असमय भी ट्रांसफ़र होता है, तो उसको भी प्रशासनिक निर्णय लेते हुए किया जाता है। अन्यथा 3 साल के लिए सभी लोगों के लिए नियम है, तो उस तरह किया जाता है। जैसा कि सर हमारे संज्ञान में है, हमारे जो इस समय पुलिस अधीक्षक हैं राजेश कुमार सिंह जी, इन्होंने हमारे जनपद में 20 थाने हैं, 20 थानों में से 18 थानों के जो भी थाना अध्यक्ष थे सबको ताश के पत्तों के तरीके फेंट करके सबको इधर उधर कर दिया है पुलिस व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए, कि ताकि थानों की पुलिस व्यवस्था पुलिसिंग अच्छी रहे। लेकिन जनपद में 2 ऐसे थाने हैं, मलवा और हुसैनगंज। इन 2 थानों के जो भी इंस्पेक्टर हैं वो लगभग 11 माह क्रॉस कर चुके हैं और वहीं जमे हुए हैं, जबकि दोनों थानों की कंडीशन ये है कि आम जनता से लेकर के अपराध चरम सीमा पार कर रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं अभी थानों का भ्रमण नहीं किया है और करने जा रहा हूँ। आईजी साहब का कल प्रोटोकॉल आदेश भी आया है और मैंने सीधे भी जनपद में भेजा है और इसकी जानकारी लेंगे और उसके अनुसार जो भी कार्रवाई उचित होगी, न्यायोचित होगी, वो करेंगे। मैं कहना ये चाह रहा था सर, जानकारी चूँकि आप अभी 12 तारीख से यहाँ जनपद में हैं, 12 तारीख से आज जो है 14 तारीख है, क्या अभी 2 दिनों में आपका किसी थाने में निरीक्षण नहीं हुआ है? अभी निरीक्षण नहीं हुआ है। इसमें जनपद पुलिस में कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की घोर लापरवाही हुई है, जो कि आईजी साहब और पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में है और ऐसे दोषी लोगों को उचित दंड भी दिया जाएगा। फिलहाल निरीक्षण करना अनिवार्य है शासन और मुख्यालय के आदेश के अनुपालन में, इसलिए मैं रुका हूँ। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि कुछ पुलिसकर्मी हैं जनपद के जो दोषी हैं और इनको दंडित किया जाएगा, तो क्या इनका नाम आप जनता को बताना चाहेंगे? नहीं, अभी नाम नहीं बताएंगे। उनकी और भी कमियां जांच रहे हैं और लोगों से जानकारी ले रहे हैं, उसके बाद उसकी विधिवत कार्रवाई आगे भेजी जाएगी। चलिए, बड़ा अच्छा रहा, डॉक्टर साहब ने जो है बताई बहुत सी चीज़ें पुलिस व्यवस्था को व्यवस्थित रखने के लिए और किस तरीके से आम जनमानस को पुलिस से पॉजिटिव सोच या ये मानसिकता आएगी कि पुलिस भी अच्छे काम कर रही है और अच्छे अधिकारी पुलिस विभाग में हैं। लेकिन अब चर्चा करते हैं डॉक्टर साहब से कि किस तरीके से मनुष्य अपने शरीर को और बीमारियों से किस तरीके से राहत ले सकता है, इस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा कि जानकारी है कि आपने जो है बहुत सी बीमारियों का इलाज करने के लिए आपको जनपदों में भेजा जाता है और परीक्षण लिया जाता है, दिया जाता है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार का आदेश है कि जो ड्राई कंपोजिशंस हैं, टैबलेट कैप्सूल्स हैं, वो एक समय के बाद एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी पोटेंशियल मेडिसिनल पावर डैमेज हो जाती है। किंतु हरे पेड़ पौधों की सबसे बड़ी औषधि शक्ति होती है, जो हमारे देश की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आदिवासी चिकित्सा पद्धति है। इसमें सबसे अच्छे रिजल्ट आते हैं
जो कि हर्बल थेरेपी, ग्रीन हर्बल थेरेपी केरल इत्यादि में बहुत ज़्यादा मशहूर है और वहाँ मेडिसिनल टूरिज़्म है। लोग इलाज के लिए 2-2, 3-3 दिन का आते हैं, पैकेज लेते हैं और वहाँ के डॉक्टर और नेचुरोपैथ लाखों रुपए कमा रहे हैं। यहाँ सरकार ने इसी पद्धति को लागू किया है और फर्रुखाबाद में चरक ऋषि ने चरक संहिता रची। वहाँ की मिट्टी सबसे ज़्यादा मेडिसिनल है, जिसमें जर्मन और कई देशों के वैज्ञानिक मिट्टी का विश्लेषण कर रहे हैं। तो हमारे देश की जड़ी बूटियाँ अत्यंत शक्तिशाली हैं, विदेशों में भी डिमांड है। तो सरकार ने ये सोचा और हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरोग्य व्यवस्था के लिए आयुष अस्पतालों का निर्माण कराया है, जिसमें कि सभी तरह की हर्बल थेरेपी प्रदान की जाएगी और जनता को उत्तम लाभ मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहली बार, अभी तक कभी नहीं हुआ, आयुष मंत्रालय के सेक्रेटरी का पद एक वैद्य को दिया है, मिस्टर राजेश कोटेचा, जो वैद्य है और माननीय प्रधानमंत्री जी का इलाज भी करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष संबंधी चिकित्सा को हमेशा बढ़ावा देते हैं और बहुत उनका आशीर्वाद है और प्रदेश इस दिशा में काफ़ी उन्नति कर रहा है और इसमें अभी गृह मंत्रालय से और स्वास्थ्य मंत्रालय से काफ़ी बड़ा बजट आने को है। जैसा कि सर आपने कहा कि आयुष को लेकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काफ़ी व्यवस्थाएं लागू की हैं, तो अभी अपने देश में या विश्व के कई देशों में कोरोना जैसी महामारी आई थी, उस पर आयुष विभाग ने या आयुष व्यवस्था ने क्या उपचार और क्या व्यवस्थाएं लागू की थी? नहीं, इसमें मैंने सभी प्रदेशों को, केंद्र सरकार को और अपने आयुष विभाग के माध्यम से और सीधे समस्त जिलाधिकारी और मंडलायुक्तों को हेल्थ बुलेटिन सर्कुलर भेजा था और सभी सीएमओ ऐसे रोगियों को जो काढ़ा दे रहे हैं वो इसी मेरे द्वारा बनाए हुए सुझाव दिए हुए काढ़े का ही प्रारूप है और उससे जनता को लाभ मिल रहा है। कुछ देखभाल में कुछ कमियां हैं, जिसमें कि हल्दी दूध दिया जाता है और क्योंकि इसमें हिस्टामाइन केमिकल काफ़ी होता है दूध में, जो कि खांसी, दमा और सांस रुकने में सबसे ज़्यादा कारगर माना जाता है कि ये इस रोग को, श्वास रुकने को सबसे ज़्यादा हिस्टामाइन केमिकल नुकसान पहुंचाता है। इसलिए जिन वस्तुओं में, सब्जियों में हिस्टामाइन केमिकल ज़्यादा है वो ऐसे रोगियों को नहीं देना चाहिए। जैसा कि सर आपने बताया, बड़ा अच्छा लगा और दर्शकों को भी काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा खुल के जनता को चाह रहा हूं कि आप बताएं कि अगर किसी को सर्दी, जुकाम या बुखार के लक्षण आते हैं, भले कोरोना हो या ना हो, तो रिपोर्ट आने के बाद सिद्ध होता है, इस दौरान देसी नुस्खे में वो क्या प्रयोग कर सकता है काढ़े के रूप में? बहुत अच्छा प्रश्न किया। लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी क्योंकि जीका वायरस, ब्लैक एंड वाइट फंगस और विभिन्न तरह के वायरस बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैले हैं। इनके लिए एक कंबाइंड थेरेपी या एक कंबाइंड हर्बल थेरेपी तैयार की है, जो मैंने सर्कुलेट किया है, जिसमें बहुत साधारण, नज़दीक, आसानी से पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं, जिनमें कि मुख्य रूप से एक खुराक में 4-5 हरे पीपल पत्ते, जिसको फाइकस रिलीजियोसा कहते हैं, और लटजीरा के पत्ते 1 मुट्ठी, जिसे एक्रेंथस एस्परा कहते हैं, और सफ़ेद मदार का एक खुराक में आधा पत्ता। एक व्यक्ति के 1 दिन के काढ़े के लिए ये दुगनी मात्रा, और 1 लौंग, 1 छोटी पीपल एक खुराक के लिए, और दिन भर के लिए 2-2 लौंग
और छोटी पीपल, 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण बुकनू और काला नमक, सेंधा नमक या सफ़ेद नमक मिलाकर इसको पीसकर काढ़ा बना सकते हैं या आधी मात्रा सुबह शाम खा सकते हैं। तो सभी तरह के संक्रामक रोग से बचाव होगा। 40 तरह के बुखार होते हैं, अन्य तरह के भी इन्फेक्शंस से पूर्ण रूपेण बचाव होगा। और जो लोग निरंतर इस्तेमाल करेंगे तो किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होगा। बड़ा अच्छा रहा, आपके द्वारा देसी नुस्खा घर में आसानी से उपलब्ध हो सकता है और लोगों को इससे राहत मिल सकती है। लेकिन सर, मैं एक चीज़ और आपसे जानकारी लेना चाहूँगा दर्शकों के लिए कि अक्सर हम लोगों की महिलाओं में कमर दर्द, शरीर दर्द और अनेकों बीमारियों के लिए महिलाएं परेशान रहती हैं घर के अंदर और उनको सही उपचार नहीं मिल पाता है, क्योंकि आज भी हमारी संस्कृति में महिलाएं घर के अंदर ही रहती हैं। तो इसके लिए कोई आपके पास बढ़िया उपचार हो तो वो भी हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। जी हाँ, इसके लिए बहुत आसान है। अशोका रेस्ट अशोक के पत्तों से बनती है। अगर 6-7 पत्ते महिलाएं सुबह शाम खाएं, पीपल के 3-4 पत्ते खाएं तो और 1 मुट्ठी लटजीरा के पत्ते खाएं तो कमर दर्द, घुटना दर्द और कहीं भी जोड़ दर्द और मानसिक तनाव या सिर में दर्द, आधा शीशी दर्द या पूरा माइग्रेन, ये सब ठीक हो जाता है। इसके लिए थोड़ा अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है कि लटजीरा के पत्तों को पीसकर उसके 5-6 बूंद रस एक नाक में डाला जाता है। सिर लटका के चारपाई के नीचे ऐसे गर्दन को नीचे करते हैं और ज़ोर से श्वास खींची जाती है इस तरह। तो ये मस्तिष्क को बिल्कुल फ्रेश कर देता है। और पीपल पत्ते, लटजीरा पत्ते दिमाग और शरीर के नाड़ी तंत्र को दुरुस्त करते हैं और इससे हजारों रोग ठीक होते हैं। पीपल और लटजीरा ये एनर्जेटिक, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबायल है। सफ़ेद मदार एनर्जेटिक नहीं है लेकिन एंटी माइक्रोबायल है, सभी तरह के माइक्रोजर्म्स को मारने के लिए सक्षम है। जैसा कि सर आपने पीपल के पत्ते की बहुत सी खूबियाँ बताई, तो क्या इसका कोई मानक है, कोई सीमा है, कितना खाना है या कितने बार खाना है या किसी भी समय कोई कभी भी ले सकता है? नहीं, पीपल और लटजीरा के पत्ते ऐसे हैं जो भोजन के तौर पर लिए जाते हैं। हाथी देखिए पीपल को अत्यधिक खाता है, कभी केला का पेड़ मिल गया तो केले का पेड़ भी तोड़ के खाता है। अन्यथा पीपल को बंदर और अन्य जानवर भी खाते हैं। चिड़िया भी पीपल के फल को खाती हैं और ये अत्यंत शक्तिशाली होता है। पीपल के लिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तू पीपल की तरह समाज में अपना जीवन व्यतीत कर। पीपल विषम परिस्थितियों में समान भाव से उगता है और उसमें पूर्ण औषधि गुण होते हैं। जैसा कि सर आपने अभी कुछ क्षण पहले कहा कि बहुत से केमिकल आ रहे हैं जिनका सब्जियों में और हर तरीक़ों से जो है मनुष्य खा रहा है। तो हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नवयुवक हैं, जो नए बच्चे हमारे तैयार हो रहे हैं, यही खाना और यही सब्जियां वो भी ग्रहण कर रहे हैं। तो उनको पौष्टिक आहार या उनको कैसे तरीके से उनका शरीर व्यवस्थित रखा जाए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ज़्यादातर जो लोग फास्ट फूड वगैरह या विभिन्न प्रकार के बाज़ार में बिकने वाले भोज्य पदार्थ खाते हैं, उसमें गंदगी भी होती है, गंदे हाथों से बनाने वाले छूते हैं। सबसे अच्छा भोजन तो घर का होता है और जितनी सफाई से भोजन बनाया जाए और भोज्य पदार्थों को रखा जाए, मक्खियों से, मच्छरों से दूर रखा जाए और जाली में ढक कर रखा जाए, उतना ही अच्छा है। लोगों को खान पान का तरीका ही नहीं मालूम है, इसलिए लोग काफ़ी परेशान होते हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी फूड्स का एक आयुर्वेद में चैप्टर है पूरा, जिसमें किस सब्जी के साथ कौन सी सब्जी नहीं खानी चाहिए, वो बहुत बड़ी लिस्ट है और उसके हिसाब से लोग ना भोजन करते हैं और ना ही अपना जीवन ढालते हैं, जिसके कारण रोग उत्पन्न होते हैं।
देखिए, बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई। डॉक्टर केएन सिंह जी ने किस तरीके से बच्चों को व्यवस्थित रखा जाए, या किस तरीके से महिलाएं अपनी समस्याओं से निजात पा सकती हैं, या किस तरीके से हर एक मनुष्य जो है अपने शरीर को व्यवस्थित रख सकता है, बहुत सी चीज़ें बताई। बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छी चीज़ें बताई डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब से पूछते हैं, क्या कोई विशेष संदेशा अपने देश की जनता के लिए है? मैं सभी देश के नागरिकों से, महिला पुरुष नपुंसक कोई भी हो, सभी प्राणियों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग ताज़ा भोजन खाएं और सफाई से रहें। किसी भी वस्तु को छुएं तो जब भी भोजन करें या कुछ भी खाएं तो हाथ अच्छे ढंग से साबुन से या लिक्विड सोप से धोकर खाएं। जितनी सफाई रखेंगे उतनी रोगों से सुरक्षा होगी। और पानी खास तौर से जो है बहुत ही साफ़ सुथरा पिएं, क्योंकि पानी में अक्सर कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। या तो बर्तन साफ़ नहीं होता है, या पानी में कुछ पड़ जाता है। पानी को ढककर, और एरेटेड वाटर मतलब उसमें ज़मीन से पानी निकले तो उसमें हवा ज़रूर लगनी चाहिए, एकदम पैक करके नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए, पानी की टंकियाँ होती तो ऊपर वो सीमेंट के छेद बनाए जाते हैं ताकि उनमें हवा लगे। अंडरग्राउंड टैंक भी होता तो उसमें हवा लगने के छेद होते हैं। तो ऐसे हवादार जो है टैंक में बड़ी मात्रा में पानी रखा जाता है। इसी तरह लोगों को पानी ढककर रखें, लेकिन एकदम पैक नहीं रखना चाहिए। देखिए, बड़ी अच्छी जानकारी डॉक्टर